हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर BPCC 111, जो कि थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का यूनिट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इस यूनिट में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट में वो है कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, जो कि डिटेल में इस यूनिट में डिस्कस किया गया है। नॉर्मेलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया है, एबनॉर्मेलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है, और इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और दो जो मेजर क्लासिफिकेशन टेक्निक्स है DSM और ICD, उनके बारे में भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी से हम समझते हैं कि कोई भी प्रोसेस, नॉर्मेलिटी मीन्स कोई भी प्रोसेस जो कि एक रूल को फॉलो किया जाता है उसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल मीन्स स्टैंडर्ड और ए पैटर्न। और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल में जो एब है, एब का मतलब होता है अवे, मतलब नॉर्मलिटी से जो अवे है, मतलब जो नॉर्मलिटी से दूर है, वो क्या होगा, एबनॉर्मल। तो नॉर्मलिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ जो कि रूल्स, स्टैंडर्ड, पैटर्न, इन चीज़ को फॉलो करे वो नॉर्मल है। और एबनॉर्मल मतलब जो इन चीज़ों से दूर है, जो कि रूल को फॉलो ना करे, पैटर्न को ब्रेक करे, प्रोसेस को ब्रेक करे, स्टैंडर्ड को, जो सोसाइटी में सेट स्टैंडर्ड है उनको ब्रेक करे, इन प्रोसेस को हम एबनॉर्मल कहते हैं, एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने नॉर्मेलिटी के काफ़ी सारे क्राइटेरिया बताए हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी एज हेल्थ। इसमें क्या होता है कि अगर इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई आदमी बिल्कुल हेल्दी है तो वो नॉर्मल कहा जाएगा, और जो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, वो एबनॉर्मल कहा जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी को हम हेल्थ के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, नॉर्मेलिटी एज हेल्थ। इट मीन्स क्या है, एब्सेंस ऑफ सिकनेस इज़ नॉर्मल। अगर कोई आदमी बीमार नहीं है तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अगर कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार है, उसको कोई मानसिक परेशानी है, तो उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं आमतौर पे। तो पहला जो क्राइटेरिया है नॉर्मेलिटी का, उसमें हम नॉर्मेलिटी को एज ए हेल्थ के स्टैंडर्ड पे मेज़र करते हैं। सेकंड जो है वो है नॉर्मेलिटी एज आइडियल। इसमें क्या मैटर करता है, इसको हम यूटोपिया भी कहते हैं। यूटोपिया मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो। तो इसमें हम क्या, इसमें कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसा पर्सनैलिटी जो कोई पूरी तरह परफेक्ट हो, जिसमें कोई भी फ्लॉज ना हो, कोई पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर ना हो, जो कि मेंटली, हेल्थ, फिजिकली हर तरह से परफेक्ट हो, ऐसे पर्सन को हम नॉर्मेलिटी एज आइडियल पैरामीटर पे नॉर्मल कहेंगे। इसके बारे में, इस क्राइटेरिया के बारे में
फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रेड कहते हैं कि ये जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको वो एक इमेजिनरी और इम्पॉसिबल टू अचीव कहते हैं। सिगमंड फ्रेड इसको फिक्शनल भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मलिटी। पहला था नॉर्मलिटी एज हेल्थ, जिसमें अगर कोई पर्सन पूरी तरह हेल्दी है तो वो नॉर्मल है, अनहेल्दी है तो वो एबनॉर्मल है। दूसरा हो गया नॉर्मलिटी एज आइडियल, इसमें क्या है, ऐसा पर्सन जो कि पूरी तरह परफेक्ट है, आइडियल पर्सनैलिटी, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से आइडियल, वो हो गया नॉर्मलिटी एज आइडियल। थर्ड हो गया नॉर्मलिटी एज एवरेज, जो कि सबसे ज़्यादा क्लिनिकल प्रोसेस में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि एवरेज मतलब क्या होता है, मतलब एवरेज होता है जो मतलब 100% पॉपुलेशन में 80% लोग एवरेज होते हैं, एवरेज के बाउंड्री में आते हैं, और 10% आउटलायर्स होते हैं, 20%। तो 10% इन 20% में 10% बिलो एवरेज और 10% एबव एवरेज, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो इनका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है, वो हो गया एबव एवरेज। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्राइटेरिया नॉर्मलिटी एज एवरेज। इसमें आमतौर पे ऐसे लोग जो कि जिनका आईक्यू लेवल एवरेज है, कुछ लोग होता है जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, जो कि एवरेज से डिविएट करते हैं, जिनको हम एक्सेप्शनल लोग भी कहते हैं, जिनका आईक्यू बहुत हाई हो जाता है। तो ये नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होता है डायग्नोसिस के लिए और असेसमेंट ऑफ एनी मेडिकल मेंटल कंडीशन के लिए। इसके बाद एक क्राइटेरिया आता है नॉर्मलिटी एज सोशली एक्सेप्टेबल। इसमें क्या होता है कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करता है। जैसे इंडियन सोसाइटी में कुछ चीज़ अगर सोशली एक्सेप्टेबल है, हो सकता है वेस्टर्न सोसाइटी में वो ना हो, तो ये वैरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। अब जैसे यूरोपियन नेशन में अल्कोहल या बियर दिन में लेना भी नॉर्मल सी बात है, मगर इंडियन सोसाइटी में अगर कोई दिन में भी ड्रिंक करने लग जाए तो उसको लोग आम तौर पे कहते हैं कि ये पूरी तरह मतलब अल्कोहलिक हो चुका है और इसको नशा मुक्ति केंद्र में डालो, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये एक तरह से सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करता है। और लास्ट में एक क्राइटेरिया आता है नॉर्मलिटी का, वो है नॉर्मलिटी एज ए प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मलिटी जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है प्रोसेस के कारण। सपोज़ अगर कोई बच्चा है 2 साल 3 साल का, तो उसका हकलाना वो नॉर्मल कहा जाएगा। मगर अगर कोई एडल्ट है, कोई फुल्ली मैच्योर पर्सन है, अगर वो हकलाता है या वो काफ़ी तेज़ बोलता है जो कि क्लियर ना हो, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर में आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा हकला रहा है 2 साल का, क्लियर नहीं बोल पा रहा है, तो वो नॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि वो उस समय बच्चा लैंग्वेज को सीखते रहता है, तो वो उसके लिए एक नॉर्मल सी बात है। मगर वहीं अगर कोई एडल्ट हकला रहा है, वो कुछ अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पा रहा है, सही से बता नहीं पा रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर में कंसिडर होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मलिटी डिफाइंड एज ए प्रोसेस, डिफाइंस इट टेम्पोरली, ये टेम्पोररी प्रोसेस के हिसाब से वेरी करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने देखा कि ये पहला हमारा टॉपिक था क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मलिटी। इसमें बेसिकली 5 क्राइटेरिया पे नॉर्मलिटी को डिफाइन किया गया है। नॉर्मलिटी एज हेल्थ, नॉर्मलिटी एज आइडियल, नॉर्मलिटी एज एवरेज, नॉर्मलिटी एज सोशली एक्सेप्टेबल और नॉर्मलिटी एज ए प्रोसेस। और सेकंड जो है टॉपिक वो है क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी, मतलब किन किन क्राइटेरिया पे हम किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को एबनॉर्मल कह सकते हैं।
तो इसमें क्या आता है, पहला आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस जिसको हम कह सकते हैं मेंटल सफरिंग। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है, किसी चीज़ को लेकर चिंतित है, तो वो होता है डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस किसी को जॉब इंटरव्यू के पहले भी हो सकता है, किसी को जॉब में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी हो सकता है, तो वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगा। डिस्ट्रेस मतलब अगर कोई पर्सन अननेसेसरी का काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, मतलब बार बार अननेसेसरी जो ना होने वाला भी डर है उससे भी वो डर रहा है, जो ना होने वाला चीज़ है उससे वो डर डर के डिप्रेशन में जा रहा है, वो होगा डिस्ट्रेस, जो कि इस क्राइटेरिया में क्वालिफाई करेगा। सेकंड हो गया सोशल डिस्कम्फर्ट। सोशल डिस्कम्फर्ट मतलब ऐसा बिहेवियर जो दूसरों को परेशानी में डाले या डिस्कम्फर्ट दे, वो आता है सोशल डिस्कम्फर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई अननोन पर्सन आपसे आकर ज़ोर ज़ोर से आपसे हाथ मिलाने लग जाए, आपको हक करने लग जाए, तो वो एक तरह से सोशली डिस्कम्फर्ट बिहेवियर होगा, क्योंकि हम लोगों को आमतौर पे आदत होता है उनको ही हम ग्रीट करते हैं, उनसे ही हैंडशेक करते हैं जिनको हम जानते हैं। टोटली अननोन पर्सन से फोर्सफुली अगर हम मतलब हाथ मिलाने लग जाए, उसको अनकम्फर्ट देने लग जाए, तो वो हो गया सोशली डिस्कम्फर्ट बिहेवियर। उसके बाद क्या आता है, मैलाडेप्टिव बिहेवियर। मैलाडेप्टिव का मतलब होता है नॉट एडजस्टिंग एडेक्वेटली और एप्रोप्रिएटली टू द इन्वायरमेंट और सिचुएशन। मतलब जो हमारा करंट इन्वायरमेंट और सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर कोई पर्सन खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक तरह से एबनॉर्मलिटी में काउंट होता है। जैसे कोई आदमी है, अगर उसको मतलब क्लीनिंग रिचुअल से मतलब हर चीज़ साफ़ रखना, वो एक्सेस अगर वो फॉलो कर रहा है, जैसे घर को साफ़ करना तो पूरे दिन साफ़ करना, कपड़े धोना तो पूरा दिन कपड़ा ही धो रहे हैं, दीवार को पानी से धो रहे हैं हर दिन, ये सब चीज़ जो है ये नॉर्मल बिहेवियर में नहीं आता, ये एबनॉर्मल बिहेवियर में आता है। तो ये हो गया आपका मैलाडेप्टिव बिहेवियर। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम एक एवरेज मान के चलते हैं, और उस एवरेज से अगर कुछ डेविएट करता है तो वो हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सपोज़ अगर एक 30 इयर्स के एडल्ट का आईक्यू लेवल जो है उससे बहुत ज़्यादा अगर कुछ डेविएट कर रहा है, तो उसको हम एबनॉर्मल कह सकते हैं। ये हो गया आपका एबनॉर्मलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे। जैसे अगर आईक्यू लेवल 1 to 10 के स्केल पे अगर एवरेज पर्सन का 7 to 8 है, और किसी का वो डेविएट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो 1 और 2 है आउट ऑफ 10, तो उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे उस लो आईक्यू के कारण उस आदमी का बिहेवियर अलग हो जाता है। और लास्ट में है कल्चरली अनएक्सपेक्टेड। कल्चरली अनएक्सपेक्टेड ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करता है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल में कहा था कि यूरोपियन नेशंस में फैमिली एक साथ बैठ के अल्कोहल ड्रिंक करती है, या दिन में भी, मॉर्निंग में भी, दिन में भी, हर समय वो काफ़ी कैजुअल है अल्कोहल को लेकर के। मगर इंडियन सोसाइटी में वो उतना अभी भी आज भी उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ फैक्टर जो है वो कंसिडर होता है कल्चरली अनएक्सपेक्टेड
क्राइटेरिया में। तो ये 5 पॉइंट्स था जो कि क्राइटेरिया था एबनॉर्मेलिटी का, जिसमें पहला था डिस्ट्रेस, दूसरा था सोशल डिस्कम्फर्ट, तीसरा था मैलाडेप्टिव बिहेवियर, चौथा था स्टैंडर्ड डेविएशन और पांचवा था कल्चरली अनएक्सपेक्टेड। तो अभी तक हमने एबनॉर्मेलिटी के क्राइटेरिया को देखा और नॉर्मेलिटी के क्राइटेरिया को देखा। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासीफाई भी किया जाता है, किया जा सकता है, और इसका क्या बेनिफिट्स है, इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अब इस नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले कि आखिर क्लासिफिकेशन होता क्या है। जो हम क्लासिफिकेशन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो टर्म है क्लासिफिकेशन, ये होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है इंफॉर्मेशन का इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड, और जिस स्टैंडर्ड को यूज़ करके डायग्नोसिस किया जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। अब टर्म आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस इज़ नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ ए डिसऑर्डर। अगर कोई मेंटल पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर पहले उसको डायग्नोस करता है, फिर उसके लिए मेडिसिन सजेस्ट करता है। तो डायग्नोसिस में वो क्या करता है? वो क्लासीफाई करता है। क्लासीफाई करता है, सपोज देयर आर, अगर दो तरह का डिसऑर्डर है बेसिकली मेंटल, अगर दो क्राइटेरिया है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर का अगर दो क्लासिफिकेशन है, तो डॉक्टर पहले उस पेशेंट को क्लासीफाई करता है कि ये किस ग्रुप में आता है ये पेशेंट, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको मेडिसिन और थेरापी सजेस्ट करता है। तो डायग्नोसिस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ ए डिसऑर्डर। तो ये किसी भी ट्रीटमेंट में एक तरह से सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस सही है तभी ट्रीटमेंट सही होगा, रिज़ल्ट सही होगा। अगर डायग्नोसिस गलत है तो ट्रीटमेंट गलत होगा और रिज़ल्ट भी अनएक्सपेक्टेड आएगा। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का बेनिफिट्स क्या है? क्लासिफिकेशन का बेनिफिट ये है कि ये डिसऑर्डर को का एक डिस्क्रिप्शन देने में हेल्प करता है। दूसरा चीज़, ये उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमें फैक्ट्स और फिगर और जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रुप करने में हेल्प करता है। उसका कॉज क्या है, उसका कितना लंबा ड्यूरेशन हो सकता है उस डिजीज़ का, ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ग्रुप करते हैं। और अगर किसी इंडिविजुअल को कुछ ऐसा बीमारी हो जिसको क्लासिफाई ना किया जा सके, तो वो एक इंडिविजुअल के अंदर एक डर पैदा करता है कि उसे तो पता नहीं क्या बीमारी, कौन सा बीमारी है, जो मतलब पता ही नहीं है किसी को। तो ये फियर जो होता है इसको भी वो दूर करता है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोल देता है कि हाँ आपको सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर आपको मैनिक डिप्रेशन होता है, तो अगर क्लासिफाई करके डॉक्टर उसको बता देता है, तो वो पेशेंट फिर भी पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव्स जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ हमारा पेशेंट इस क्राइटेरिया, इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये सब बेनिफिट्स है क्लासिफिकेशन सिस्टम के। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और वो चैलेंजेस क्या है, जैसे कि बायस इन डायग्नोसिस। और बायस इन डायग्नोसिस क्या है कि जैसे अगर
किसी डॉक्टर के पास किसी पार्टिकुलर एज ग्रुप का ही पेशेंट जा रहा है, सपोज़ 20 to 30 ईयर्स एज ग्रुप का ही पेशेंट, सिर्फ मेल पेशेंट जा रहा है, और उसके बेसिस पे जो डेटा डॉक्टर ने कलेक्ट किया, उस डेटा को अगर वो 30 to 40 या 40 to 50 वाले एज ग्रुप के ऊपर अप्लाई करता है, तो उसमें एक बायस आता है, एरर। तो वो बायस क्या है? बायस अकॉर्डिंग टू डेटा, क्योंकि जो डेटा उसने यूज़ किया, जो सैंपल उसने यूज़ किया वो था 20 to 30 एज ग्रुप का। तो ये बायस इन डायग्नोसिस इसको हम कहते हैं। और इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इसके लिए होते हैं, जैसे एज, सेक्स, रेस, कम्युनिटी एक्सेट्रा, जो कि डिसअपॉर्चुनेटली हाई या लो रेट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ ए मेंटल डिसऑर्डर, ये होता है इसमें। इशू ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये दूसरा चैलेंज आता है। इसमें क्या होता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मेज़र करने के लिए, तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो पूरी तरह सही है, तो ये वैलिडिटी के अंदर आता है। फिर जो हम आगे बढ़ते हैं तो अब आता है, अभी तक हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन का बेनिफिट्स क्या है। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है मेंटल डिसऑर्डर का, वो कितने तरह से किया जाता है। तो एक जर्मन साइकाइट्रिस्ट थे, एमिल क्रेपलिन। एमिल क्रेपलिन ने सबसे पहला मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था फॉर क्लासिफाइंग द मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाई करने का पहला सिस्टम एमिल ने डेवलप किया था, जो कि एक जर्मन साइकाइट्रिस्ट थे। तो इन्होंने बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरी में बांटा था। पहला मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, और दूसरा कैटेगरी था डिमेंशिया प्रैक्सकॉक्स, जिसके अंदर बाइपोलर और सिजोफ्रेनिया आता है। तो ये दो कैटेगरी में इन्होंने, एमिल ने क्लासिफाई किया था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में आता है कि हु डेवलप द फर्स्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द मेंटल डिसऑर्डर, तो आपका आंसर होगा एमिल क्रेपलिन। एंड एमिल क्रेपलिन ने डेवलप किया था बेसिकली दो कैटेगरी, और पहला जैसा मैनिक और दूसरा डिमेंशिया, ये दो कैटेगरी उन्होंने डेवलप किया था। अब क्रेपलिन के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर करेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आज के मॉडर्न साइकाइट्रिस्ट यूज़ करते हैं, वो है दो मेथड है, DSM और ICD। DSM है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि US में वाइडली यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा US में ही, USA के द्वारा ही ये बनाया गया है, और USA के ही साइकाइट्रिस्ट इनको यूज़ करते हैं। और दूसरा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा ये यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। मतलब पूरी दुनिया, मतलब इंडिया में भी ICD ही फॉलो किया जाता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। WHO के द्वारा इसको बनाया गया था, पब्लिश किया गया था, और सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये यूज़ होता है। इंडिया में भी ICD ही यूज़ होता है। तो ये दो करेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, DSM एंड ICD। और DSM और ICD में टाइम टू टाइम प्रोग्रेशन होते रहा। DSM 1 से लेके अभी तक DSM 5
चार पांच पब्लिकेशन आ चुका है DSM स्टैंडर्ड का। पहला 1952 में आया था और उसके बाद अभी लास्ट लेटेस्ट जो था वो 2013 में आया था। और इसी तरह WHO भी टाइम टू टाइम जो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, इसमें भी WHO टाइम टू टाइम चेंजेस करके उसको पब्लिश करते रहते हैं, जिसको पूरी दुनिया में लोग साइकाइट्रिस्ट फॉलो करते हैं डायग्नोसिस के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया, जो कि था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और इस यूनिट में हम लोगों ने देखा कि एबनॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, किस क्राइटेरिया पे एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी डिसाइड होता है, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने डेवलप किया था, कितने तरह के क्लासिफिकेशन हैं, और अभी करंट क्लासिफिकेशन मैकेनिज़्म वर्ल्ड वाइड कौन सा यूज़ हो रहा है और कितने तरह का है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हमने समझा हमारे चैप्टर 1 में। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि आप देख सकते हैं। डिस्ट्रेस मैंने अलग से नोट डाउन किया था। डिस्ट्रेस मीन्स वेरी अपसेट और सफरिंग ग्रेट पेन और डिफ़िकल्टी। उसी तरह यूटोपिया है जो कि आइडियल, अगर आप देखें तो नॉर्मलिटी एज आइडियल, इसको यूटोपिया भी कहते हैं। तो यूटोपिया क्या है? स्टेट ऑफ थिंग इन विच एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इसीलिए इसे सिगमंड फ्रेड ने कहा था ये इमेजिनरी है, फिक्शनल है, ये वास्तविकता में नहीं है, ये काल्पनिक है। डायग्नोसिस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ ए डिसऑर्डर। कोई भी डिसऑर्डर को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस को हम डायग्नोसिस कहते हैं। असाइनिंग ए पेशेंट सिम्पटम टू अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये हम डायग्नोसिस को कहते हैं। अब क्या आ गया? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स। किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रुप, जैसे पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन को, पेशेंट का जो, अगर कोई मेंटल पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है डॉक्टर उसको कैप्चर करके उसको ग्रुप में डाल करके उसको क्लासीफाई करता है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, इस बीमारी, इस पेशेंट के बीमारी। उसके बाद एमिल ने डेवलप किया था, जो कि जर्मन साइकाइट्रिस्ट थे, फर्स्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पे आज का करंट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया है। बैबलिंग हमने देखा था ऊपर कि अगर जैसे ये प्रोग्रेसिव एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि जैसे नॉर्मलिटी एज ए प्रोसेस में ये आता है कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। अगर 5 साल का बच्चा हकलाता है तो वो उतना एबनॉर्मल में नहीं है कंसिडर होगा, मगर अगर एक एडल्ट हकलाता है तो वो एबनॉर्मलिटी में आता है। तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों को अगर ये लेक्चर समझ में आया हो अच्छे से, या अगर कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो कि मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई कर दूंगा कमेंट में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस सब्जेक्ट के फर्दर यूनिट्स के वीडियो को भी अपलोड करने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।